हाँ वो भी है। हाँ सो वो कर्टेन्स डाल दो, रुको मैं कर देता हूँ। तो हम जब हमने जो डिस्कस किया क्या होगा, वो फटाका नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में हमने कल ही स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। स्केलर मीन्स ओनली क्वांटिटी इज देयर, वेक्टर दैट इज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी देयर। देन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, सपोज पॉइंट ए एंड बी डिस्टेंस है, सो वो हमने बोला था कि डिस्टेंस, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, ऑल आर व्हाट स्केलर्स क्वांटिटीज। एंड द जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स में हम दो देखने वाले थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, नोट एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो वो मैंने एडिशन लिख दिया, थर्ड एडिशन। ये तो अभी समझने के लिए, बुक में तो वही रहेगा। ओके चलो, सो that we are going to see in that, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर क्वांटिटी में कैसे प्लस माइनस करते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी क्वांटिटी सेम, यूनिट सेम होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर सकते हैं। देन हमने स्टार्ट किया था डेंसिटी का और से स्पीड का एग्जांपल्स भी देखा था। देन वी हैव स्टार्टेड वेक्टर। ओके, so for vectors we have started with the position and the displacement vectors. Okay, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। so position and displacement vector, तो position and displacement vector में हमने देखा था position vector कैसे डिनोट होता है, कौन से अल्फाबेट से, R। कौन सा, छोटा या बड़ा, छोटा R, क्योंकि ऐसा R तो R है नहीं, R तो R है नहीं। आज हम देखेंगे बड़ा R। ओके, तो छोटे r से डिनोट होता है, टू एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट शुड बी देयर, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। एंड हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके लिए इट इज जस्ट मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। जो ये डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। And then we have started with the multiplication of vectors by real numbers। तो जैसे कि कोई भी रियल नंबर है उससे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ओके, से 1 से 2 से 1.5 किसी से भी हम कर सकते हैं, उसकी बात है। एंड देन वो हमने देख लिया था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स भी हमने देखा था, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स भी हमने देखा था, जिसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोथ सेम रहने चाहिए, और सेम है तो वो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा कि अगर एक को हम उठाकर उसके ऊपर रखें तो दोनों जो हमारे वेक्टर्स है वो ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब दोनों के टेल भी सेम पॉइंट होगी, दोनों की हेड भी सेम पॉइंट पर ही होगी, आगे पीछे नहीं होगा। आगे पीछे होगा तो फिर मैग्नीट्यूड सेम कैसे हुआ, सिंपल। ओके, सो दैट वी हैव सीन इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर्स। देन triangle method or say triangle law of vector addition, that we have started, triangle law we have seen, and then we have seen this, that is commutative law, that is तुम a plus b करो या b plus a करो आंसर सेम आ जाएगा, that we have seen। and now we have to see this one, that is associative law of vector addition। देखो, so एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। सबसे पहले ऐसा समझो कि हमारे पास ये एक क्या है, वेक्टर ए। ओके,
then say we are having say another color, this is say vector B. Now if we want to do say a plus b, सो a प्लस बी कैसे करेंगे, हमें पता ही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते थे हम, टेल टू हेड फाइनल पॉइंट। तो जो पहला है a उसके इनिशियल उसके टेल से दूसरे का जो लास्ट वन है उसके हेड तक। ओके, सो दैट वी आर डिनोटिंग से लाइक दिस। ओके, सो व्हाट दिस इज a प्लस b। ओके, so now suppose we have another vector say c, say this vector we are representing with c। नाउ ये जो यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया, ये तो हमने देखा ही था। अब हम जो एसोसिएटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो सपोज कोई वेक्टर है जो है c, तो हम जो हमारा a प्लस बी जो रिजल्टेंट है उसके साथ क्या करते हैं, c को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी कहाँ है, ये रहा, और c कहाँ है, ये रहा। अब उन दोनों का सम करना हो तो सेम वे a प्लस बी के टेल से c के हेड को ज्वाइन करेंगे, करेक्ट, नो डाउट। तो देखो वहां हम करते हैं so this is what, this is a plus b plus c, done। Now suppose we want to do b plus c, b plus c we want to do, वो कैसे करेंगे, सीधी लाइन। तो कैसे, ये b है और ये c है, तो b के टेल से c के हेड तक जाना है, वही कर रहे हैं हम, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक जाना है। तो सपोज हम वहां गए, सो ये जो ब्लैक वन है वो क्या हो गया, b प्लस। नाउ इफ वी वांट टू डू व्हाट, से हमारा जो वेक्टर a है उसको हमने ऐड किया, ये जो b प्लस c का रिजल्ट है वो, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले a होना चाहिए, तो ये रहा a, देन b प्लस c होना चाहिए, तो b प्लस c कहाँ है, ये, उन दोनों को ऐड करना है। तो देखो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करना है, तो वही आ गया। तो जो अभी हमारा रिजल्ट था ये वही आ गया, देखो वापस, समझ में आया। सो यही है एसोसिएटिव लॉ, कि तुम ग्रुपिंग, एसोसिएटिव लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ से ग्रुप, लॉ ऑफ व्हाट, ग्रुप, कि तुम ग्रुप कोई भी रखो आंसर सेम आएगा। जैसे कि हम ऐसे सिंपली करते हैं ना, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। तो वैसे तुम उल्टा कर दो, 3 प्लस 5 पहले करो एंड देन 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, वो भी नहीं आएगा। हाँ, तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम एडिशन के ही बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन नाउ वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स। ये समझ में आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, ये अगर तुम्हें पूछे कि प्रूव द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे दिखा देना है एंड देन लिख देना है, देयरफॉर से a प्लस b प्लस c equals to say a plus b plus c, डन। ओके, समझ में आ गया। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडरस्टूड। ओके, चलो देन नेक्स्ट हमें देखना है नल वेक्टर। सो व्हाट इज दैट, देख
जैसे कि मेरे पास है वेक्टर ए, तो से दिस इज माय वेक्टर ए। अब उसको मैं ऐड कर रहा हूं माइनस ए से। सो माइनस ए हम कैसे शो करते थे, उसके जितना ही मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में। यस, सो ये हो गया है हमारा क्या, माइनस ए। माइनस ए वेक्टर ऐसे शो कर जीरो है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, मतलब ये माइनस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा क्या, जीरो। डन। सो दिस इज नोन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन नहीं होती। जीरो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, अरे भाई क्या कौन सी, जीरो है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं। तो अगर तुम यहां पर भी अगर दो वेक्टर एडिशन किया है, यहां वेक्टर मिला है, फिर भी उसका मैग्नीट्यूड लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहां पे लिख दिया है मैंने, देखो, दैट इज इट्स डायरेक्शन कांट बी स्पेसिफाइड। इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। ये जीरो वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में, अरे क्या कौन सी डायरेक्शन, जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो फिर कहीं जाने की बात ही नहीं है ना, एक्स वाई जेड या कहीं भी। ओके, सो अब नल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है हमें। सो व्हाट आर दी नल वेक्टर्स प्रॉपर्टी, देखो यहीं पे बता रहा हूं। सो नल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले अगर तुम से नल वेक्टर को कोई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नल वेक्टर है मतलब जीरो है नल वेक्टर, उसको कोई वेक्टर से, मतलब यहां हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो नल वेक्टर का हमने कोई भी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। डन। ओके, देन दूसरी प्रॉपर्टी है कि नल वेक्टर का तुमने कहीं पर भी एडिशन किया, देन वो क्या आ जाएगा, दैट वेक्टर इटसेल्फ। जो हम मैथ्स में करते थे वैसी ही चीजें हैं। ओके, 1 + 0 1 × 0 समझने के लिए 1 × 0 1 + 0 समझिए। हाँ, लाइक दैट। देन अब यहाँ पर है एक क्या, स्केलर का अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई नंबर का, सो वही चीज के कोई नंबर है 2 × 0 तो हम लिख देते हैं 0, वैसे ही कोई नंबर है विच इज रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, नेगेटिव हुए हो तो भी उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम नल वेक्टर से, तो आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर अगेन। सो दिस थ्री आर द properties of the null vector, 1 2 and 3. Okay, these three are the properties of the null vector. Which are they? They are, say first उसका किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नल वेक्टर ही रहेगा, उसका किसी के साथ एडिशन करेंगे तो आंसर विल बी दैट वेक्टर इटसेल्फ, एंड उसके साथ कोई भी रियल नंबर और से स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आंसर विल बी अगेन व्हाट, नल वेक्टर। ओके, मींस जीरो। सो ये हमने नल वेक्टर के बारे में देखा। नाउ वी हैव टू सी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ओके, अभी तक हमने एडिशन देखा, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। तो कैसे है, देखो सपोज मेरे पास ये एक है वेक्टर से ए, एंड देन मेरे पास कोई वेक्टर है से लाइक दिस से बी। ओके, अब मुझे करना है क्या, a माइनस बी, ये करना है, दो वेक्टर गिवन है और मुझे a माइनस बी करना है। सो हम करेंगे कैसे, इसको हम पहले एडिशन के तौर पे लिख लेंगे। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस माइनस ऑफ बी, सेम ही है दोनों। ओके, तो पहले ऐसे लिखेंगे फिर हम करेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। ओके, तो पहले कैसे करेंगे, पहले a, तो a तो है ही भाई, माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ b कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे ये है, हाँ ये जैसे है वैसे ही से इतना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ से b, ये हाँ ऊपर आएगा डायरेक्शन। फिर इसकी टेल को हम उसके हेड में जॉइन करेंगे, अब वही हमारा वही रूल। हाँ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, a ले लो,
तो ए ले लिया, फिर एडिशन करना है माइनस बी का, तो ये माइनस बी लिया। अब क्या करते थे हम कि हेड और टेल को, ओके, तो किसकी टेल? नहीं, इनिशियल की टेल नहीं, इनिशियल का तो हेड, इनिशियल का हेड लेना है, ये टेल से कनेक्ट। अभी तो ज्वाइन करना है ना, तुम तो वो लास्ट वाला बोल रहे हो जो ऐड करेंगे, वो नहीं, अभी तो पहले तो बनाए तो सही, ट्राइंगल नहीं बनाना अभी हमारा। तो सपोज ये ए है, तो ए है, तो सपोज चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो ये ए है। अब बी रखना है, कहां पे रखना है कि जहां इसका वहां चला जाएगा। ओके, देखो मैं ये ए है, उसको ये यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, से दिस इज माई ए। अब बी कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब जो भी हमें करना है, माइनस बी कैसे ड्रॉ करेंगे? माइनस बी का टेल और ए का हेड आना चाहिए वैसे, हाँ, सो ऐसे है, तो बी है ये वाला, ओके, सो ये क्या हो गया है? माइनस बी। देखो वही चीज किया, क्या किया हमने, जो ए है वो ए है, एंड देन एडिशन करना है। ओके, तो एडिशन करते तो क्या करते हैं, जिसका एडिशन करेंगे उसकी टेल, और अभी जो फर्स्ट वाला है उसका हेड, तो फर्स्ट वाला है उसका हेड, और जो एडिशन करना है माइनस बी को, इसको अब भूल जाओ, माइनस बी को उसकी टेल वो वहां रख दी। अब ट्राइंगल लो हम कर सकते हैं, तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर तुम कनेक्ट कर दोगे तो इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी, डायरेक्ट लिखो, या फिर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ऐसे करना है। पहले उसका इनवर्स मतलब नेगेटिव वेक्टर्स बना लो, एंड देन यू हैव टू डू द एडिशन। अंडरस्टूड? ओके, इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबट्रैक्शन देखा, नाउ वी हैव टू सी दिस पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम मेथड ऑफ, ये कौन सा था? ट्राइंगल मेथड। दो मेथड हमें सीखनी है, एक थी ट्राइंगल मेथड और दूसरी है पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम कौन सी देखने वाले हैं? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखने वाले हैं। ओके, सो पैरेललोग्राम मेथड फॉर वेक्टर एडिशन देखे तो वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले सपोज ऐसे ही कोई वेक्टर है हमारे पास, दिस इज से बी, एंड यहाँ पे कोई ऐसा वेक्टर है से ए। ओके, ये दो गिवन है, अब हमें ये दोनों का एडिशन करना है। ये दो वेक्टर है, ऐसे बी है और ऐसे ए है। ट्राइंगल तो हमें पता ही है कि भाई ए प्लस बी करना हो तो ये ए के हेड पे से बी का टेल यहाँ लगाओ, ये ट्राइंगल बनाओ, खत्म हो गया। ओके, अब पैरेललोग्राम बनाना है, ऑलमोस्ट सेम जैसा है, ऑलमोस्ट। ओके, कैसे? हमें वहां ट्राइंगल बनाते थे, अब पैरेललोग्राम बनाए। पैरेललोग्राम हमें पता ही है, ऑपोजिट साइड सिमिलर होती है, ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ओके, तो वही चीज हमें करनी है। सपोज हमें करना क्या है, हमें करना है ए प्लस बी। तो जब हमें ए प्लस बी करना है तो सबसे पहले जो दो वेक्टर्स का तुम्हें सम करना है, वो दोनों वेक्टर्स के टेल को कनेक्ट कर दो। दोनों के टेल को एक पॉइंट पे ले आओ, जस्ट लाइक से ओरिजिन ओ। ओके, सो ये हमारा वेक्टर है, से मैं इसी को यहां ले आ रहा हूं, से दिस इज माई, दोनों के टेल कनेक्ट हो गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया दिशा तुम्हारा? ठीक है, आ जाएगा ना फुल मार्क्स, या कोई वो ईयर वाला आ गया, बर्थडे वाला? बाय। क्या चल रहा है मैथ्स में? फिर अभी उनका एसएस शुरू हुआ है आज से, तो तुम्हें मैथ्स में 8 चैप्टर कंप्लीट कर दो। हाँ बाय। हाँ चलो, सो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों की टेल को कनेक्ट कर दिया। ओके, दोनों की टेल को कनेक्ट कर लो। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो हमारा वेक्टर है ऑलरेडी ए और बी, उनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं। पैरेलल लाइन मतलब कि जहां ए से हमें बी के पैरेलल जो वेक्टर बनेगा वो हमें बनाएंगे। हाँ, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शंस। ओके, सो ये डायरेक्शन और उतनी ही लेंथ, लेकिन करना कहाँ है, ए के टेल से था तो अब ए के हेड से बना देंगे।
तो ए के हेड से बी के जैसा ही सेम डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा बी। और वैसे ही ए का भी बना देंगे। सो देखो बी के टेल से ए था, तो बी के हेड से भी ये बना देंगे, तो बी के हेड से भी ये बना दिया, ये थोड़ा ऐसा हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो से ए, सिमिलर ही है ए। अंडरस्टूड, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब ये जो नया बना है, नए दो वेक्टर तुमने पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किए हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा जो ये ओरिजिन ओ बना था, मतलब के दोनों की टेल को ज्वाइन करके उसके साथ कनेक्ट कर दो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले हमें टेल ज्वाइन करनी है, देन हमें पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं एंड देन इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन द इंटरसेक्शन। ओके, तो ये इंटरसेक्शन है, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल, हाँ डायगोनल, यस। अब यहाँ बन गए दो ट्रायंगल। सो ये हाँ दो ट्रायंगल बन गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, ये जो डायगोनल है दैट इज दी ए प्लस बी, ये डायगोनल है वही ए प्लस बी है। अंडरस्टूड? सर इसमें दो ए आ गए, दो बी आ गए। हाँ, तो इसमें सर ए 2a प्लस 2b नहीं करेंगे? कहाँ पर? नहीं, जो ये डायगोनल लिख रहे हैं उसमें तो 2a और 2b नहीं आ रहे ना। तुम एक ट्रायंगल का गिनो, सपोज ये ट्रायंगल है। ओके, तो एक आया ए और एक बी आया और उसका ये बन गया ट्रायंगल, और दूसरा गिनो तो वो भी वही है। अंडरस्टूड? ओके, एंड अब अगर तुम प्रूफ देखो तो प्रूफ भी हो जाएगा क्या कि अब हम वो मेथड से करते हैं। कौन सी मेथड से? हमारे ओरिजिनल कौन से थे भाई? ये हमारा एक ओरिजिनल है, ओके, और एक ये हमारा ओरिजिनल है। ओके, अब ट्रायंगल मेथड करते हैं। तो भाई ये जो था बी, ए प्लस बी करना है तो पहले मुझे ए लेना है, तो ये मैंने ले लिया से ए, ये वाला। ओके, सो दिस इज माय ए, एंड देन बी लेना है तो ए के हेड से बी का टेल ज्वाइन करना है ऐसे। तो फिर मैं, ये हम ट्रायंगल मेथड कर रहे हैं, एंड देन अब ज्वाइन कर देंगे जो हम इनिशियल और फाइनल ज्वाइन कर रहे थे वैसे। सो ये आ गया है ए प्लस, तो ये और ये सेम ही आएंगे। ओके, अभी भी सेम ही है, बट थोड़ा लंबा हो गया ये, बट समझ गए। फिर अंतर क्या है सर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल? दोनों मेथड वैसे तो अभी डिस्कस कर लिया हमने कि दोनों यूज हो गई, लेकिन कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पे कोई एक पर्टिकुलर मेथड ही ज्यादा इजी हो जाएगी। तो यू हैव टू चूज कि पैरेललोग्राम करे या ट्रायंगल मेथड करे। तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड करे। दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। इसके ये पैरेललोग्राम है, देखो ये तो बेसिक है, ये मेथड तो इसमें ऑलरेडी आई गई क्योंकि यहाँ भी ट्रायंगल तो बनी रहे, लेकिन इसके अलग से एडवांटेजेस है कि जब तुम्हें आगे न्यूमेरिकल में साइन थीटा कॉस थीटा वो सब ढूंढना पड़ेगा तो डायरेक्टली तुम्हें एंगल्स मिल जाएंगे कि ये और ये एंगल दोनों ऑपोजिट एंगल्स तो सेम होते हैं, तो डायरेक्टली तुम्हें एंगल्स भी मिल जाएंगे, वैल्यूज भी मिल जाएगी, और वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है वो ढूंढने के लिए पैरेललोग्राम मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। नहीं तो मैं ऐसा बोल दूं कि ये ट्रायंगल मेथड ही तुम्हें आती है और अब सपोज ये एंगल निकालना है, दिस इज थीटा, ये एंगल निकालो थीटा, तो अब हमसे ये एंगल निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम क्या करोगे, यहां से ये एंगल सपोज ये तुम्हें पता नहीं है, ये नहीं पता है, तो फिर ये निकलेगा ही नहीं। तो उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करो, उसकी वैल्यू कहीं से पता करो, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो उसके अलग ही एडवांटेजेस हैं, इसके लिए हम वो यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी हैव टू सी द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। सो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स मतलब क्या? रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसी की बात करने वाले हैं हम। हाँ, तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जैसे कि मेरा यहाँ पर वेक्टर है ए, ये छोटा सा हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ए, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ए, एंड दिस इज से वर्टिकल वेक्टर, ये ए है एंड दिस इज से
बी। अब मैं कोई एक वेक्टर अलग से लेता हूं ए, ऐसे अलग से वेक्टर ले लिया है, ये अलग से ले लिया है, और ऐसा एक छोटा सा ए भी है और छोटा सा बी भी है, ये कैपिटल ए डिफरेंट वेक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए वेक्टर है वो वेक्टर से ये दो में से एक वेक्टर जो होगा, सपोज ये ए वेक्टर है स्मॉल ए, उसकी सेम डायरेक्शन में मैं सपोज वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। ओके, सपोज ये वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये ए तो है नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, वैसे ही ये जो है उसका भी ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूं उसके पैरेलली। तो जो मेरा ए है, नया वेक्टर जो कैपिटल ए है, उसके मैं दो कंपोनेंट और वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं इसकी डायरेक्शन में ही, लेकिन उसके जितने नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सपोज इसके वैल्यू हो 10। ओके, तो ये 10 से तो ज्यादा है, ऐसा समझो कि 20 है। ये कितना है? 20 है और ये 10 है। तो कोई बात नहीं, मैं 20 को ऐसे तो लिख सकता हूं ना कि 2 into 10। हाँ हाँ 2a, हाँ या करेक्ट 2a भी लिख सकते हैं। ओके, सो हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे? से लैम्बडा इंटू ए से, जैसे तुम अभी बोले ना 2a से, तो लैम्बडा इंटू ए से। व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल ए को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये लेंथ मिल जाएगी। तो सर x से भी लिख सकते क्या क्या क्या? x a। नहीं, ये x और y एक्सिस जैसे हमने नहीं ड्रॉ किया है ना, नहीं तो तुम लिख सकते हो, लेकिन x एक्सिस हम जनरली ऐसा वो होगा इंटीजर और नंबर, जो कि इसका मल्टीपल a का होगा, मतलब लैम्बडा की जगह हाँ लिख सकते हैं, लैम्बडा की जगह x लिख सकते हैं। अभी लैम्बडा लिखा है, तुम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। जनरली हम स्केलर जब मल्टीप्लाई करना हो तो अल्फाबेट ना यूज करके हम मैथमेटिक्स के सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि पाई है मैथमेटिक्स का सिंबल है, थीटा मैथमेटिक्स का सिंबल है, लैम्बडा है, म्यू है, न्यू है, ये सारे सिंबल्स हम आएंगे। जैसे कंप्यूटर तुम अगर वर्ड खोलो तो वर्ड में पता है एक पर्टिकुलर टैब होता है सिंबल का। ओके, तो वहां सारे सिंबल ही है, ये जो हमारे जनरल लेटर्स होते हैं वो वहां नहीं होते, सिर्फ सिंबल होते हैं डिफरेंट। जैसे कि ये डॉलर का सिंबल है, अभी रूपी का सिंबल आ गया, सारे ही सिंबल अंदर होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जनरली स्केलर के तौर पे क्या लेते हैं? सिंबल लेते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। जनरली तुम लोगे तो गलत नहीं है, इट डिनोट्स जस्ट अ रियल नंबर। ओके, वो तो रियल नंबर डिनोट करता है। ओके, सो ये हो गया लैम्बडा इंटू ए। वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? से म्यू लिख दिया तो म्यू इंटू बी। ओके, कोई पर्टिकुलर वैल्यू से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो यही मैंने लिखा हुआ है लैम्बडा ए एंड से लैम्बडा बी। सो ए वेक्टर जो है वो कैसे मिला? अब अगर हम ट्राइंगल लॉ यहां पर अप्लाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एक टोटल वेक्टर है, ओके, मतलब ये जो मेरा टोटल वेक्टर है एंड दिस इज ये जो दूसरा मेरा टोटल वेक्टर है, दो अलग अलग टोटल वेक्टर है, ये दोनों का देखो इसका टेल और इसका हेड कनेक्ट हो गया है तभी ये ए बन रहा है। तो यहां पे अगर मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए इज नथिंग बट लैम्बडा ए प्लस म्यू बी। समझ में आया? डाउट हो तो तभी पूछ लेना, क्योंकि ये सारा लिंक्ड है, पूरे चैप्टर्स में क्या होता जाएगा? लिंकिंग होता जाएगा। सो कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्राइंगल बन गया है, ट्राइंगल बन गया है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लिख सकते हैं। ओके, तो उसी के लिए लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स। वी कैन रिजॉल्व मतलब हम उसको तोड़ सकते हैं। सपोज मैं ये ना बोलूं कि मेरे पास ये वेक्टर है ही नहीं, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन मेरे पास दो वेक्टर है, कौन कौन से? एक ये और एक ये, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वही तो ये होगा। तो ये एक बोलूं या ये दो बोलूं, दोनों सेम ही है। ओके, सो वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स
along the set of two vectors, मतलब जो set of two vectors हमें ऑलरेडी गिवन है उसके along में ही कर सकते हैं. अगर वो गिवन नहीं है तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? So along the set of two vectors such that all the three vectors, that is तीनों वेक्टर, मतलब कौन से, ये जो लिए वो और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला वो, all three vectors lie in a same plane. Okay, all three vectors that is given vector जो बड़ा कैपिटल A है वो, and two component vectors lie in the same plane. अंडरस्टूड? कोई क्या लिखा हुआ है इन शॉर्ट कि कोई भी वेक्टर हो वो वेक्टर को हम दो कंपोनेंट वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे तीनों वेक्टर्स, जो मेन वेक्टर गिवन है वो और जो दो कंपोनेंट वेक्टर है वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाए. अंडरस्टूड? सिंपल था, समझ में आया? चिराग? चलो, तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D के लिए. देन वी हैव टू सी द यूनिट वेक्टर. ओके, वेरी सिंपल. यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड. सिंपल डेफिनेशन तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या है? अ यूनिट वेक्टर क्या है? सो अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर. वेक्टर है, हाँ, कैसा वेक्टर है? ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड. इससे इजी तो क्या होगा? ओके, सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट लिखा है मतलब कहीं कहीं किसी को ये भी ना पता चले यूनिट मैग्नीट्यूड, तो हम वो भी स्पेसिफाई कर रहे हैं. यूनिट मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 1. वो 1 भी हमने लिख दिया है. यही डेफिनेशन तुम लिख सकते हो. ये बनाई हुई है, ऐसे ली हुई नहीं है. ओके, तो ये जितने भी मतलब डेटा है, IM ये जो नोटबुक बनाई हुई है, नोट्स बनाई हुई है, रिलेटेड टू कंप्लीटली रेफरेंस है तुम्हारी NCERT ही, और जो मुझे लगे वो मैं सेंटेंस बना के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूं अंदर. ओके, चलो. सो अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 1. इट एक्चुअली पॉइंट्स आउट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. भाई ये क्या करेगा? इट एक्चुअली पॉइंट्स आउट, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा. यूनिट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा 1. 1 से ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका, 1 से ज्यादा कम कुछ भी नहीं हो सकता. यूनिट मतलब 1 ही हो सकता है. तो दैट इज द यूनिट वेक्टर. ओके, जिसको जैसे कि हमारा x y z है. ओके, x y and z, सो इसको हम बोलेंगे x एक्सिस, इसको हम बोलेंगे y एक्सिस, इसको हम बोलेंगे से z एक्सिस. तो ये एक्सिस तो बहुत लंबी लंबी होती है, बट इफ वी वांट टू डिफाइन से यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम से जहां पर 1 आ जाए ना वही हमारा यूनिट वेक्टर है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं आई कर ऊपर कैप से. कैप इज नथिंग बट वेक्टर को ही डिनोट करता है. अब तक हम ऐसे लिख रहे थे, ये और ये सेम ही है. ओके, बट यूनिट वेक्टर को हमें पता चलना चाहिए ना कि ये आई वेक्टर है, तो ये आई वेक्टर ये है या वो यूनिट है. तो अगर ऐसे लिखा है तो वो यूनिट है, मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड 1 है. ऐसे लिखा है, हमें नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड कितना है. इसका मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो सकता है. सो दोनों शो तो करते हैं वेक्टर, लेकिन ये शो करता है क्या? यूनिट वेक्टर. ये जो कैप है वो शो करती है यूनिट वेक्टर. तो x डायरेक्शन में हो तो आई कैप, y डायरेक्शन में हो तो j कैप और z डायरेक्शन में हो तो k कैप. ऐसे दिखाया जाता है. और यूनिट वेक्टर के लिए जनरली अगर तीनों तीन ना दिखाने हो तो हम n कैप भी दिखा सकते हैं. n कैप का मीनिंग क्या है? तीनों. n की जगह i हो सकता है, n की जगह j हो सकता है, n की जगह k भी हो सकता है. अंडरस्टूड? सिंपल है. ओके, चलो. हाँ, देन हमें एक चीज देखनी है क्या कि जो लैम्बडा इंटू यूनिट वेक्टर है, मतलब लैम्बडा मतलब एनी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर. ओके, तो स्केलर क्वांटिटी इंटू यूनिट वेक्टर दैट विल गिव दैट वेक्टर. कौन सा वेक्टर? जो स्केलर वाला वेक्टर है वो. मतलब कैसे? जैसे कि जैसे कि
हमने लिख लिया है इसे 1i प्लस 1j प्लस 1k, तो यही यूनिट वेक्टर है। तो तुम ijk लिख दो या डायरेक्टली, या फिर 1i 1j 1k लिखो, वो सेम है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया से 5 से, ये 5 स्केलर है, तो आंसर क्या आएगा 5i प्लस 5j प्लस 5k। तो यहां देखो, तो ये वही हो गया। ओके, ये फैक्टर आ गया है डायरेक्टली। सो फैक्टर मींस व्हाट, डायरेक्टली वही चीज आ गई है कि जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया वही वेक्टर वो बन जाएगा, जिससे भी मल्टीप्लाई किया वही वेक्टर बन जाएगा। सो इसीलिए लिखा हुआ है लैम्बडा इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू दैट लैम्बडा वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा ये स्केलर का वेक्टर बन गया, क्योंकि ये स्केलर पूरे ijk में मल्टीप्लाई हो गया है। देन ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये एमसीक्यू है, कहीं पे तुम्हें यूज आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी यूज आ सकता है। क्या, जैसे कि हम ऐसा लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे ही लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसको डिनोट करते हैं हम ए से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो ए है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मतलब ए वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी ए। उसको हम ऐसे ए इंटू एन कैप से, मतलब यूनिट वेक्टर से लिख सकते हैं। मतलब ये जो तुम्हारा आंसर आया है वो इंटू एन कैप करेंगे तो तुम्हारा वापस वो वेक्टर मिल जाएगा। फिर से क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमने से वेक्टर ए है, ओके, अब वेक्टर ए है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड निकाले तो हम कल देखा था कि उसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये मैग्नीट्यूड को तुम आइडेंटिटी वेक्टर और से ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम आइडेंटिटी वेक्टर, ओके, तो आइडेंटिटी वेक्टर या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट वेक्टर इटसेल्फ। क्योंकि समझेंगे ना, पहले पॉइंट से हम समझ रिलेट कर सकते हैं। कौन से पहले, क्या जो आपने पढ़ाया था इससे पहला वाला पॉइंट, ये वाला आया, हाँ ये वाला, हाँ वही, यही मतलब, हाँ तो उसी के जैसा ही है। ओके, तो उसको हम वैसे डिनोट कर सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है मतलब कि यही n कैप, मतलब ये n कैप इंटू ए, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो यही उसका एग्जांपल हो गया, देखो करेक्ट। ओके, ये जो n कैप है तो ये हमारा n कैप है, आइडेंटिटी वेक्टर। 5 क्या है हमारा, स्केलर है, तो a क्या है हमारा, स्केलर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक वेक्टर बन जाएगा विच इज a, तो ये वेक्टर बन जाएगा। ओके, लाइक दैट। सो दैट इज अबाउट द यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ आगे हमें डिस्कस करना है न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके यहाँ तक जहाँ तक हमने डिस्कस किया वहाँ पे तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 1 आ जाता है। सो सॉल्व तो मैंने किया हुआ है, बट उससे पहले हमें थोड़ा बुक भी देख लेनी पड़ेगी, तो पढ़ ले तो अच्छा है ना। देखो ये रहा एग्जाम्पल, अच्छे से समझना। ये तो फट गया रे, दिखाई दे रहा है क्या करेगा? हाँ बस हुआ है, वर्डिंग मतलब वर्डिंग, इमेज फट गया, रिजोल्यूशन। ओके चलो, सो क्या बोल रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये स्पीड हमें गिवन है, तो स्पीड को हम u v कोई भी नाम देकर हम डिनोट करेंगे। सो रेन ये गिवन है, पहला गिवन ये है क्या कि जो रेन है उसकी स्पीड ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज दिस मच स्पीड, इन द सेंस गिवन है मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद विंड स्टार्ट हो रही है, विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर
सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड से विंड फ्लो हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में? इन ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि ऐसे सीधे 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 रेन हो रहा है। ओके, सीधा रेन हो रहा है वर्टिकली। ओके, और अब नहीं बोलते कि ये रेन कभी कभी ऐसे आता है, ऐसे इंक्लाइंड आता है, टिल्टेड आता है। तो वो क्यों टिल्टेड आता है? हवाएं चल रही होती है इसलिए। सो विंड कहां से कहां जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे विंड चल रही है। ओके, सो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो सारा ही नहीं चला जाएगा। क्यों ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? ये क्वेश्चन नहीं होगा। सारा ही चला जाता है, ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? मतलब टेढ़ा हो गया, ऐसे रेन आ रहा है, उसका मतलब ये है कि विंड ने रेन को यहाँ पे इफेक्ट किया, यहाँ नहीं किया। ऐसा है क्या? ऊपर इफेक्ट नहीं किया और नीचे इफेक्ट किया, इसीलिए तो टेढ़ा हो गया। उसका मीनिंग तो यही निकलता है। लेकिन सही में ऐसा होता है क्या? सही में एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि वैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो विंड चल रही है ना, वो बादलों से लेकर के ग्राउंड तक नहीं चल रही है। यहां बादल है और विंड तुम्हारी यहां चल रही है, और ये तो पूरा ऊपर से आ रहा है। अब पता चल जाएगा। अब इसी को ही टेढ़ा करेंगे ना, यहां थोड़ी विंड चल रही है तो वो टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आया? विंड सिर्फ ग्राउंड लेवल पे चलती है। ओके, हाँ चलो, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर वापस विंड नहीं है, ऐसा भी मत समझ लेना। एयर है, विंड नहीं है। एयर और विंड में डिफरेंस पता है ना? मेजर क्वांटिटी जो होती है उसको विंड बोलते हैं, अदरवाइज एयर तो हमेशा हर जगह है ही। हाँ। चलो, हाँ, तो ये तो एक बेसिक जो माइंड में आ सके वैसा क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, सो ऐसे हो रहा है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप? बस स्टॉप पे वो भाई साहब, मतलब लड़का खड़ा है, स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो भाई अम्ब्रेला, छाता लेके, छतरी लेके खड़ा हुआ है, तो कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे सीधे रखे, पीछे रखे, ऐसे रखे, वैसे रखे। तो हमें पता ही है जिस डायरेक्शन से आता है रेन, हम देखते हैं कि अरे कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे आ रहा हो ना तो हम डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं, ऐसे से आ रहा हो तो ऐसे कर देते हैं, पीछे से ज्यादा आ रहा हो तो हम ऐसे रखते हैं, और आगे से ज्यादा आ रहा हो तो हम ऐसे रखते हैं। लॉजिकली हमें पता है, फिजिक्स नहीं पता है, फिजिक्स आज पढ़ते हैं। ओके, हाँ, क्या क्या क्या? वो वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बैठेगा। वही कि हमें नॉलेज पता ही है, हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हमारे लॉजिक से। बट यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल, हाँ, नॉट ओनली दिस न्यूमेरिकल, सारे ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे गिवन है कि तुम रियल लाइफ सिचुएशन में वो अप्लाई कर सको। कि ये तुम देख सकते हो ना, रियल लाइफ सिचुएशन ही है। नहीं तो तुम्हें बोल देते कि भाई वन वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वन वेक्टर इज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा भी न्यूमेरिकल बना के दे सकते थे। तो ये रेन और बॉय और विंड वेलोसिटी ईस्ट टू वेस्ट ये सब बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल भी रख सकते, जैसे मैथ्स में रखते हैं कई जगह पर। लेकिन फिर मैथ्स में भी देखो, जो डायरेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट, लेकिन फिर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं कि भाई इसकी एज इससे एज की डबल है, ट्रिपल है, तो किसे सब नाम लिखते हैं। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे देते कि भाई 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 2, ऐसे कुछ भी बना के दे देते। पर ऐसा नहीं देते, बोलते हैं कि इसके पापा की एज इनकी एज से डबल है, कम है, ये वही वो क्यों कर रहे हैं? तुम रिलेट कर सको। रिलेट हम करना चाहते नहीं है, बट तुम रिलेट कर सको इन द सेंस, जब न्यूमेरिकल गिनो तब रिलेट कर सको कि अच्छा ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे। ओके, उस हिसाब से हमें पूरे 11 12th में और पहले भी 8 9 10 में भी वैसे ही थे, तो न्यूमेरिकल वैसे ही गिवन होंगे कि तुम रिलेट कर सको। मतलब तुम्हें बताया जाएगा कि भाई अर्थ ऐसे मूव कर रही है, सन ये डायरेक्शन में है, विंड की डायरेक्शन ये है, स्पीड ये है, सब कुछ वैसे ही पूरा न्यूमेरिकल को प्लॉट किया जाए। ये प्लॉटिंग है। ओके, और प्लॉटिंग में ही गड़बड़ हो जाती है, मतलब प्लॉटिंग को अंडरस्टैंड करने में ही गड़बड़ हो जाती है। सीधा सीधा अगर तुम्हें बोलते थे कि भाई ये एक वर्टिकल वेक्टर है, ये एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, बताओ चलो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ओके ये कितना है बताओ, खत्म हो जाती बात। लेकिन वैसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ना 11 12th में ना कॉलेज में, कभी नहीं करेंगे। ओके, कोई आया? नहीं, कुछ मैं ऐसे नहीं, सुबह क्या हुआ? सुबह ये सारी क्लास चालू थी,
वो साइड ओपन था दरवाजा, तो मस्त ऐसे कुत्ता आके अंदर बैठ गया। तो भाई तुम लोगों की क्लास तो अभी होने से रही, चलो भागो। वो भी बैठा था पढ़ाई करने। ठीक है चलो, तो हमेशा जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो ऐसे ही होंगे। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड, पहले से, ये पहला ही न्यूमेरिकल है तुम्हारे फिजिक्स का, तो वैसे ही न्यूमेरिकल होंगे कि बंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, तुम हो लिफ्ट में, लिफ्ट जा रही है और लिफ्ट की रस्सी टूट गई और तुम नीचे जा रहे हो, वैसा ही सब आएंगे न्यूमेरिकल। हाँ ओके, कि कितनी वेलोसिटी से तुम नीचे पटकोगे, क्या होगा, ये सब कुछ चलेगा। तो हमें वो सिचुएशन को विजुअलाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ना कि वो वहां चल के फिर अब क्या करेंगे वहां बैठ जाना है। ओके चलो, हाँ तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दो चीजें गिवन है, रेन की वेलोसिटी एंड विंड वेलोसिटी गिवन है। बोल क्वेश्चन क्या है कि कौन सी डायरेक्शन में उसको छाता अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो जैसे तुम लोगों को न्यूमेरिकल लिखना चाहिए वैसे मैंने पर्टिकुलरली लिखा है, एंड वो कॉपी नहीं किया है बुक में से, जानबूझ के लिखा है कि तुम्हें कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए। लड़का वहाँ पे खड़ा है। हाँ हाँ, लड़का वहाँ पे खड़ा है। बस स्टॉप पे। नहीं बस स्टॉप मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? नहीं, उसकी डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, ये वो ऐसे खड़ा हो तो पीछे से गया तो कैसे खड़ा हो। फिर ठीक है आप पढ़ो। ईस्ट टू वेस्ट है तो ऐसे टेढ़ा तो खड़ा नहीं रह सकता, नहीं वो तो वर्टिकल जैसे कि अभी आप है ना इधर घूम जाओ भगवान जी की तरफ, अभी आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, मतलब कौन सी इस, हाँ हाँ, तो अभी बारिश कैसे ऐसे आ रही है ना, नहीं बारिश ऊपर से आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट हो रही है ना, वो तो विंड, हाँ तो विंड बारिश भी हो गई ना। हाँ ओके चलो। तो फिर ऐसे पकड़ेंगे, हाँ ऐसे पकड़ेंगे, करेक्ट। हाँ तो वही लड़का कैसे करे? वो भी हमें आइडेंटिफाई, मतलब वो भी पता करना पड़ेगा। हमें बता दिया गया है कि वर्टिकली रेन आ रहा है और विंड फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब वो वर्टिकली खड़ा है, उतना ही पता है हमें। जो कहाँ खड़ा है, कौन सी डायरेक्शन में, के मतलब ये डायरेक्शन में खड़ा है तो हम ये डायरेक्शन में करेंगे, तो हम फिर वैसे रखेंगे ऐसे, ओके। और ये डायरेक्शन में खड़े होंगे तो ऐसे पीछे रखेंगे, ये डायरेक्शन में वापस ऐसे रखेंगे, तो आंसर तो कॉमन ही आएगा। तो वो कोई भी डायरेक्शन में घूमे पूरा ऐसे चारों ऐसे 360 डिग्री घूमे ना, तो भी जो आंसर है वो आंसर वही आएगा। ओके, क्योंकि दैट डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दी, वो जो वर्टिकली है उसके रिलेशन में हमें डायरेक्शन मिलती है। वर्टिकली है इसके लिए, ना कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। यहां तुम देखोगे तो भी वर्टिकल है, यहां देखोगे तो भी वर्टिकल है, तो वर्टिकल ही है, वर्टिकल के साथ ही डायरेक्शन चेक करना है, ना कि उसका फेस कौन सी साइड है। समझ में आया? तो आंसर कोई भी डायरेक्शन में खड़ा हो सेम ही आएगा। चलो, तो मैं बात कर रहा था कि तुम लोगों को वैसे ही लिखना है, कैसे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। हाँ, बुक में न्यूमेरिकल कई जगह पे बहुत ज्यादा लेंथी दिखा देंगे और कई जगह पे ऐसे शॉर्ट में, ऐसे 3 स्टेप में, ऐसे मतलब एक सेंटेंस लिखा, आंसर लिख दिया, खत्म। तुम इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, खत्म। ओके, नहीं देंगे फुल मार्क्स। सपोज 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है और तुमने एक सेंटेंस लिखा, एक फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू डाल दी और आंसर लिख दिया, नहीं मिलेंगे। उसको पहले तो सबको तुम्हें गिवन लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी याद रखना, नहीं तो फिर इसीलिए स्टूडेंट बोलते हैं पूरा अटेम्प्ट किया था, पता नहीं मार्क्स कहाँ गए। ओके, सो याद रखना कि सबसे पहले तो गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद अगर फिगर ड्रॉ करने की नेसेसिटी है तो ड्रॉ करो, अगर बुक में ऑलरेडी गिवन है तो वो भी फटाफट ड्रॉ कर लो। अगर इजी है तो, जैसे कि ये 2 फिगर गिवन है तो ये दोनों तुम ड्रॉ कर सकते हो तुम्हारे सॉल्यूशन में। देखो, एक तो मैंने की है, ये नहीं की है। ओके, सो तुम डायरेक्टली वो फिगर तो एटलीस्ट शो कर सकते हो। देखो, तुम फिर ऐसा मत कि सर मैंने गिवन लिखा था, ये फिगर लिखा था, फिर भी एक भी मार्क नहीं मिला। इसके मार्क है, कब है, जब पूरा न्यूमेरिकल करोगे तब। सिर्फ इतना लिखा तो कोई मार्क नहीं है। नहीं तो सारे न्यूमेरिकल के गिवन लिख लेके आ जाओ, फिगर ड्रॉ करो, कुछ नहीं मिलेगा।
कंसीडर करना, इट कंटेन्स द वैल्यू, मार्क्स है इसके, बट पूरा गिना होगा तब उसके मार्क्स गिने जाएंगे. सो क्या है ये देखो, पहले गिवन लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द रेंज, इसको डिनोट किया है VR से, दैट इज से 35 मीटर पर सेकंड, और ब्रैकेट में लिख भी दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, ऑब्वियस चीज है, फिर भी लिखा हुआ है. देन वेलोसिटी ऑफ द विंड से VW इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड एंड इट इज गिवन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ईस्ट टू वेस्ट से विंड फ्लो हो रही है. ओके, नाउ रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VW, मतलब जो दो वेक्टर हमें मिल गए हैं. ओके, एक वर्टिकल वेक्टर, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो दैट इज रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VW, तो उसको मैंने नाम दे दिया है कैपिटल R. ओके, पोजीशन. हाँ, सो कैपिटल R मींस व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सो जो लास्ट में जो मतलब दो वेक्टर का या तीन वेक्टर, दो ऐसा नहीं, हमेशा दो 3 4 कितने भी वेक्टर हो, उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालना है दैट इज कैपिटल R. सो कैपिटल R इज नथिंग बट VR प्लस VW. ओके, जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स अभी सीखा उसी के बेस पे, इसीलिए हम ये बीच में ले रहे हैं. सो हमें पता है कि ये है हमारा VR, ओके, और ये है हमारा VW. सर VW तो नीचे से रहेगा ना? दोनों से ले सकते हो तुम, ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, बट सिंपली ईस्ट टू वेस्ट लेना है. ओके, ईस्ट टू वेस्ट लेना है, दोनों वे में ले सकते हैं. ओके, सो पहले मैंने क्यों यहाँ लिया है, क्योंकि हम जनरली अगर पैरेललोग्राम मेथड देखें तो दोनों टेल एक साथ लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से लिया है. यहाँ से हम लेंगे तो फिर हेड और टेल हो जाएगा, इसीलिए बाद में उसका यूज तो हमें करना ही है. ओके, सो अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा. क्यों ऐसे बनेगा, ये पैरेललोग्राम से ही किया हुआ है. देखो, दोनों के टेल पहले एक जगह कर दिए, फिर अब क्या किया है, ये यहां तक का ड्रॉ कर दिया है. कैसे किया भाई यहां तक का ड्रॉ, बुक में भी ऐसा बताया गया नहीं है. कैसे किया है, ये जो है उतना ही यहां होगा और ये जो है उतना ही यहां होगा. जो हम पैरेललोग्राम एडिशन देखें उसी से ये बना है, तो इसीलिए ये R की फिक्स है. नहीं तो हम तो फिर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, बट वो पैरेललोग्राम से ड्रॉ किया है रिजल्टेंट. ओके, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन तुम अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करो तो इट विल हैव अ गुड इफेक्ट. नाउ अब ये जो एंगल है बीच का, ओके, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. दिस एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, बेसिकली 90 है. ओके, अब तुम्हें कितना फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है. तो देखो, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये तो हमारा एडिशन का है. अब ये जो दो वेक्टर का अगर वैल्यू गिवन है हमें, ओके, तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, लिख लो, बुक में गिवन नहीं है, आगे जाके डायरेक्टली अभी लिखा हुआ है, बट ये इट इज मैथ्स के कैसे करते हैं. सो जैसे हमारा फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसा ही है. स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है वो भी जरूरी है, तभी रिजल्टेंट मिलेगा. नहीं, कोई और नहीं, cos ही, क्योंकि हमने दोनों को साथ में लिया है. हम x एक्सिस के मतलब देखो, ये हमने दोनों के टेल को साथ में लिया है, तो फॉर्मूला में हमेशा cos थीटा ही आएगा. साइन वो अलग से, वो अभी हम करेंगे कि सपोज tan बीटा अगर ढूंढे तो उसके बेस पे हम अलग से फॉर्मूला ले सकते हैं. लेकिन ये दोनों फॉर्मूला जो है R का रिजल्टेंट का और tan बीटा का, ये दोनों फॉर्मूला अगेन मैथ्स के कंसेप्ट से डिराइव्ड ही है. तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से cos थीटा और sin थीटा नहीं लिख सकते, जो फॉर्मूला है वही हमें लिखना पड़ेगा. जनरली हम जो लिखते हैं इसे tan थीटा इज इक्वल टू से y बाई एक्स ऐसे लिखते थे. ओके, ऐसे अगर हो ग्राफ तो ये y है, ये x है और ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स ऐसे लिखते थे. ओके, तो वैसे ही हमें फिक्स्ड ही है फॉर्मूला. रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दो वेक्टर है, सपोज x और y दो वेक्टर है, x वेक्टर एंड से y वेक्टर, तो
इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट विल बी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा. व्हाट इज cos थीटा? द एंगल बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच का एंगल. वो भी कब? जब दोनों कनेक्टेड हो तब. जैसे कि हमारा ये और ये दोनों कनेक्टेड है, ऐसा समझो कि कोई एक x यहाँ पर है और y ऐसे है, तो कहाँ कनेक्टेड है? एंगल कहाँ से निकालो? तो फिर मुझे y को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. ये हो गया दोनों के बीच का एंगल cos थीटा. अंडरस्टूड? ओके. सो अब क्या है? हाँ, तो अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुम्हें. और tan बीटा का फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल में यूज नहीं आ रहा, लेकिन ये आया है इसलिए साथ साथ में मैंने लिख दिया है. ये न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं होगा, बट यूज आएगा आगे जाके, इसलिए मैंने अभी से लिख दिया है. याद रख लेना, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. ओके. ऊपर क्या है? जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके साथ sin थीटा, मतलब b sin थीटा डिवाइडेड बाय दोनों का सम a प्लस b, लेकिन b के साथ क्या आ जाएगा? cos थीटा. मतलब एक बार b के साथ sin थीटा, दूसरी बार b के साथ cos थीटा, और यहाँ पर a. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan बीटा. अभी हमें यूज नहीं करना है, बट आगे यूज आएगा, इसीलिए मैंने अभी से तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें लर्न होता जाए साथ साथ में. तो वो वैल्यू का ये हमारा एक्स्ट्रा चीज है. ओके. ये तुम्हें न्यूमेरिकल में लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. डायरेक्टली हमारा न्यूमेरिकल यहाँ था. देन मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे फाइंड करेंगे? बाय दिस फॉर्मूला. तो ये जो हमारा VR है, ओके, एंड VW, तो यही फॉर्मूला से हम लिख देंगे. तो VR स्क्वायर VW स्क्वायर प्लस 2VR VW cos 90. क्यों cos 90? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल स्टार्टिंग में कितना है? 90. और फिर कितना है वही तो ढूंढना है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना है? 90. मतलब विंड आ रही है ईस्ट टू वेस्ट, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो स्टार्टिंग में एंगल है 90. सो दैट्स व्हाई VR स्क्वायर VW स्क्वायर 2VR VW cos 90. अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री, cos 90 की वैल्यू 0 होता है. तो sin 0 हो जाएगी वैल्यू. हाँ. तो बचेगा 122 सॉरी 144 प्लस 122 1225 फिर आप हाँ. ओके. सो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0. अब वैल्यू जो हमें गिवन है ऑलरेडी 35 एंड 12, वो अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 1225 144, 35 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर. आंसर आ गया है हमारा 1369 स्क्वायर रूट में. उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो उसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर सर में तुक्का भी लगा सकते हैं. कैसे? 1225 जो है वो क्या गिवन 35 का स्क्वायर है ना? और वैल्यू क्या है हमें 1369. करेक्ट. तो मतलब ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर जाना लास्ट नहीं. में. करेक्ट करेक्ट. और लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. तो अभी 9 आ रहा है. 5 के बाद की वैल्यू आई, सीधी सी बात है. 35 के बाद की. हाँ. करेक्ट करेक्ट. तो पास उसका एक ही 9 आता है. हाँ. तो 37. यस. अगर वो नहीं होता तो फिर आप 43 ट्राई करो. हाँ, लेकिन ये तुक्का तुम MCQ में लगा सकते हो. यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी. नहीं तो एग्जैक्ट वो तो सॉल्व. हाँ हाँ हाँ. तो लेकिन अगर निकालना हो तो वो मेथड याद है जो हम 8th में देखे थे? लॉन्ग डिवीजन मेथड. हाँ, लेकिन स्क्वायर रूट की लॉन्ग डिवीजन मेथड, नॉट वो सिंपल. ओके. जैसे कि क्या था, ना याद हो तो बता दो. याद है खुशी? नहीं याद है? 2-2 की पैर 1369 वाला. हाँ, 2-2 की पैर वाला. सो 1369, तो 2-2 की पैर बनानी है सबसे पहले. तो ये 2 की पैर, और लास्ट राइट हैंड साइड से शुरू करना है. तो राइट हैंड साइड से पहले ये 2, फिर ये 2. ओके. अब सिर्फ स्क्वायर लेने हैं तुम्हें, स्क्वायर. और कोई भी टेबल नहीं याद करना है कि भाई 2 से स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे. स्क्वायर लेने हैं. तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 जा 1, तो कम है. ओके. फिर 2 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4, वो भी कम है. 3 3 जा 9, वो भी कम है. 4 का 16, तो वो बड़ा हो जाएगा. तो 3 का लेंगे. सो 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 गए तो 4. अब जब नीचे उतारोगे तो दोनों को साथ में उतारना है. ऐसा नहीं कि एक 6 उतारा. ये जो पैर, इसीलिए तो पैर बनाई है हमने, दोनों को एक साथ खींचो. सो 4 6 9. अब इसका और इसका प्लस करना है. सो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6. गलती से भी 9 मल्टीप्लाई मत कर देना. ओके. प्लस करना है. अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है. हाँ, हमें यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये नंबर
ये नंबर या इससे थोड़ा कम नंबर आए, उससे ज्यादा तो जाने वाले नहीं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करें तो 61 वन जा, वैसे करेंगे तो 61 वन जा क्या होगा 61, और 62 टू जा करेंगे, दोनों सेम ही होने चाहिए, 2 2 3 3 1 1 4 4, जो नंबर गया उसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 62 टू जा तो वो भी अराउंड 124 आएगा। ओके, देन 63 3 जा करेंगे, ओके तो वो भी नहीं आएगा। सो हम कर सकते हैं ऐसे, हाँ 7 का ही आएगा क्योंकि वापस 9 है, 3 का तो आएगा नहीं, तो फिर हम 67 7 जा करेंगे तो 67 7 जा कितना होता है 9 4, ये एग्जिट आ रहा है तो कैसे करना है 67 7 जा है तो 67 7 जा 4 6 9, एग्जिट 0 आ गया, दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ से 37। ओके, अगर यहाँ पे 69 की जगह से 80 हो जाता 1380, ओके तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं, लेकिन वैल्यू क्या आ जाती 37 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू आ जाती। तो ये पता ही होना चाहिए। पहले तो ऑप्शन था 10 तक तो कि कुछ ना कुछ तुम कर लेते थे, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और जीएसईबी में कैलकुलेटर अलाउड है, तुम लोग अलाउ है नहीं, तो मैथ्स तो तुम्हें पक्का आना ही चाहिए। और मैथ्स मतलब कैसा, सिंपली कैलकुलेट ही करते जाना है, लेकिन वहां गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, सो मैथ्स आना चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे फिजिक्स के। और कौन सा मैथ्स, 11 12 का मैथ्स नहीं, जो बेसिक मैथ्स है, प्लस एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड, वही सब चीजें करनी है, ये भी आना चाहिए। तो ये आगे आता जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसी वैल्यू आएगी कोई ना कोई के भाई लो 1700, तो आंसर लिखो, तो वो आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। ओके, सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखो ये करने में ऐसा नहीं है तुम्हें आ गया तो अब हम 1700 करेंगे, तो कर रहे हैं, चलो सर करते हैं, 00 ये डबल, अभी 4 4 16, ऐसे आराम से करने बैठेंगे तो इसी में 5 मिनट चले गए तो पूरा न्यूमेरिकल कब कंप्लीट होगा। जस्ट इमेजिन, ये एक कैलकुलेशन में अगर हम 5 to 7 मिनट्स अगर डाल देंगे, हमें पूरे न्यूमेरिकल को 10 मिनट्स में या 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो वैसे नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, आना तो इंपॉर्टेंट है ही, नहीं आया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खतरनाक वाली मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, बट आता है दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ, फास्ट आना चाहिए कैलकुलेशन। कैसे कर दिया 4 4 16, ओके यहाँ पे 1, ये दोनों को उतार दिया, 4 और 4 कितना हो गया 8, देन 81 वन जा तो 81 वन जा 81 हो जाता है, और यहाँ पे हो गए 19। ओके, अब यहाँ क्या आ गया 41, यहाँ पॉइंट रख दिया तो यहाँ 00 आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ 81 वन जा था, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 82 हो गया है। अब 82 हो गया तो 82 821 वन जा तो नहीं होगा, 822 टू जा तो वो हो जाएगा, तो 822 टू जा, तो द आंसर इज 41.2, तो डायरेक्टली 41.2 आगे बढ़ो। ओके, तो वैसे फटाफट फटाफट करना पड़ेगा, ऐसे आराम से हम करेंगे तो तुम्हें आएगा, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि पेपर लेंथी था, ऐसा लगेगा। ओके, पेपर लेंथी नहीं है, हमारी प्रैक्टिस कम है, समझ में आया। तो आना तो इम्पोर्टेंट है ही, सबसे पहले तो आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, समझ में आने के बाद सब कुछ अपने राइटिंग में आना चाहिए कि समझ में सब आ गया है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, चलो अब सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूं गिनो, तो वो गिनने आना चाहिए, आइडिया आनी चाहिए विदाउट सीइंग एनीवेयर, और उसके बाद वो आया उसकी टाइम लिमिट। इट्स नॉट के 1 न्यूमेरिकल तुम 15 मिनट्स लेके सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट में तो हम समझ रहे हैं, तो सॉल्व करने में तो तुम्हें 10 मिनट 7 मिनट 5 मिनट वैसे फास्टली सॉल्व करते करते जाना है, समझ में आया। ओके, ये अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पहला न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इसीलिए तो स्टार्ट ही कर देना ऐसे धर 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 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। एक ही न्यूमेरिकल को 5 बार, बहुत ज्यादा हो गया, 3 बार गिनो एक न्यूमेरिकल। सपोज ये न्यूमेरिकल आज यहाँ हो गया, घर जाके 3 बार गिनो। पहली बार पहले तो समझ लो, गिनने से पहले समझ लो, समझ तो गए थे ट्यूशन में, ओके ठीक है। फिर कुछ डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया, गिनना स्टार्ट करो, कितने मिनट हुई 12 मिनट्स, ओके
फिर से गिनते हैं। वो कंटेंट में थोड़ी भी देखो, ये दिशा अभी तक की जो कंटेंट लिखती है एकदम परफेक्ट मतलब एक बार तो मैं और मैम बात कर रहे थे कि इतना अच्छा तो कोई नहीं लिखता, तो फिर मैं बोला कि हाँ खुशी और जुम्मी भी लिखते थे, बोले कि इसका तो कुछ और ही लेवल है, तुम चेक करना इसकी सप्लीमेंट्री। इतने एक मार्क का क्वेश्चन हो या 3 मार्क का क्वेश्चन हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ज्यादा लिखो, बट हैंडराइटिंग्स, पहली बात हैंडराइटिंग्स देखने से ही ऐसा लगे कि अच्छा, कितनी बार उसको मैंने दिए हैं मार्क्स, फिर पूरा पेपर चेक किया ना, फिर पता चला अरे ये तो गलत किया था, गलती से मार्क्स दे दिए, क्योंकि ऐसे हो जाता है। हाँ सही है, ऐसा ही दिखता है, एक इमेज बन जाती है कि सही है। ओके, सो हैंड राइटिंग्स पे काम करो, नहीं तो तुम 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करोगे और फिर तुम सोचोगे 65 क्यों आए, क्योंकि गलती होगी, और वो गलती में सही में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बट गलती वो भाई से हुई, और तुम्हारी क्या गलती थी, हैंडराइटिंग पे काम नहीं किया, दैट इज द मिस्टेक। तो 9th खत्म हो गया, 10th खत्म हो गया, अब हम सोचेंगे इतने बड़े होके हैंडराइटिंग सुधारने पड़ेंगे। ओके, हैंडराइटिंग के बाद कंटेंट, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे धर सब कुछ लिख दिया है। ओके, हाँ तो वो ऐसा नहीं, ऐसे स्पेशियस लिखो। CBSE GSEB हमसे पैसे लेते हैं फिर जाके एग्जाम होती है, ये जो सप्लीमेंट्री तुम यूज करोगे उसके पैसे लगते हैं। ओके, ये सब तो देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, यहाँ रखो ना तो कैमरे में भी दिखाई देगा, इतने छोटे में से भी देखो। ओके, ऐसे हैंड राइटिंग देखो कितना स्पेशियस भी है, कहीं पे भी ऐसे नहीं कि सब एक ही जगह पे घुसेड़ दिया। ओके, एकदम नीट एंड क्लीन, जो तुम हाईलाइट करते हो वैसे, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि मैथ्स में, सभी सब्जेक्ट्स में मैं इनको भी बोला कि देखो और स्टार्ट करो। तो ये सारी चीजें क्या है, अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर तुम्हारी 12th की बोर्ड की एग्जाम है, और फिर उसमें दिवाली के बाद तुम उठे, सर बोर्ड आ गया फिर से तो चलो मोटिवेट करने के लिए तो मैं बोलूंगा, बट रियलिटी क्या है जो है वो तुम्हें पता ही है, पहले से ही बता दे। ओके, तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोल दूं और तुम अगर डिमोटिवेट हो जाओ, तो इससे अच्छा हाँ कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करो, अभी भी बहुत मेहनत करनी है। बट रियलिटी मुझे तो पता है, बट अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो जितना जोश है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है भाई, भले ही तुम 90 पे ना जाओ, 80 पे तो जाओ, लाइक दैट। ओके, तो अभी से प्रिपेयर करो, अभी से। तो इसीलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में सब बता दे रहा हूँ। सो ये मेथड आना ही चाहिए स्क्वायर रूट निकालने का, नहीं तो 8th की बुक निकालो और उसमें से डिटेल्ड में प्रैक्टिस करो। ओके, 8th की बुक्स में है। उसने सिखाया ओके, समझ में आ गया। और उसमें पॉइंट वाले भी है, अगेन पॉइंट वाले भी न्यूमेरिकल है, कि मतलब ये हो गया 17.62, भाई निकालो स्क्वायर रूट, तो हमें पता तो चल जाएगा। 16 का 4 है, और ओके तो 16 का 4 आएगा, तो मतलब 4 पॉइंट और 5 के बीच में आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट के आसपास लेना शुरू करना है, मतलब कि ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से आगे जाओ, तो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, वैसे लेने। अब यहां से मत शुरू कर देना राइट से, नहीं तो अगर ऐसा गिवन है 17.621, तो फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे कि ये 2, ये अकेला, ये 2, लाइक दैट। ओके, वैसे मतलब पॉइंट के आगे पीछे से ग्रुपिंग शुरू होती है। सर फिर हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसको एक 0 लगा देंगे। हाँ, फिर आगे तो उसको तो सिर्फ उतारना है, जैसे इसको 2 को उतारते हैं वैसे वो अकेले को उतारना है। फिर पॉइंट रखेंगे तो भी 0 रखना है, यहाँ भी तुम 0 रखोगे तो वो भी 0 रखने हैं, 0 उतारना है। ओके, कोई भी तुम एडिशन करोगे तो 1 नंबर एडिशन, सबको पेयर में ही रखना है, स्क्वायर रूट। तो ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करो, न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे ही, आ ही जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये एक मेथड। या फिर एक और ऑप्शन, दूसरी मेथड
देखो कैलकुलेटर तो मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि 50 तक सारे स्क्वायर रूट रट्टा मार लो, फिर भी नहीं होगा ना, पॉइंट वाले कैसे करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। फिर एक अंदाजा आता है। हाँ अंदाजा आ जाएगा, तुम ऐसे इधर से निकाल सकते हो। हाँ बीच से रट्टा मार, रट्टा तो नहीं, तुक्का मारना हो तो हो सकता है। ओके सो एक ये मेथड तुम्हें आनी चाहिए। दूसरा आगे आगे आता ही है, अभी कभी बताता हूँ। ओके तो क्या हुआ? पायल लिया है। ये करना पड़ेगा। ये मतलब नहीं वैलिड का। चलो सो और मतलब बायो लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ्स नहीं करना है इसलिए बायो लिया है तो प्रॉब्लम है। अभी हमें क्या है, हमें सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करनी पड़ती है। इन्होंने सोच लिया हमें मैथ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी इनको चारों करने पड़ रहे हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चारों करने पड़ रहे हैं, हमें नहीं करने पड़ रहे हैं। पूरे दिन तुम लोग मैथ से करते हो। चलो 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 सो और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन ड्यू टू विंड ये हमें मिल गई है 37 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी थी 35, लेकिन अब रेन की वेलोसिटी बढ़ गई। क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे गाड़ी लेके जाता है टॉक 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 लगता है। ओके मतलब कि सामने वेलोसिटी बढ़ गई है। भाई जो खड़ा है उसको तो इतना नहीं लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि हम सामने जा रहे हैं, हमें लग रहा है। ओके तो हाँ तो ये बढ़ गई है। देखो 35 से कितनी हो गई है? 37 हो गई है। अब आगे देखते हैं हम। So now the direction of R with VR, तो रेन की जो डायरेक्शन है उससे, so tan थीटा अगर हम उसमें निकाले तो हमारा डायग्राम क्या था? ये हमारा डायग्राम था, ये थी हमारी विंड वेलोसिटी और ये था हमारा रेन की वेलोसिटी। सो ये जो विंड वेलोसिटी है उसी को, ये हमारा रिजल्टेंट था, तो इसी को हम नीचे यहाँ पे शो कर सकते हैं लाइक विंड वेलोसिटी। ओके विंड वेलोसिटी तो ऊपर नीचे से ही नहीं है। हाँ तो अब ये अगर मेरा थीटा है तो tan थीटा क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। यस सो VW ऑपोजिट, ओके ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड VR। तो वो फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद वैल्यू पुट कर ली, दोनों की वैल्यू पता है। ओके दोनों की वैल्यू पता है तुम्हें, तो 12 डिवाइडेड बाय 35 लिख दिया। तो tan थीटा कितना आया है? tan थीटा आया है 0.343। ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब वो करना ही पड़ेगा कि 12 डिवाइड बाय 35 कर। ओके फटाफट, तो हाँ फटाफट भी इंपॉर्टेंट है, फटाफट करो। ओके सो 12 डिवाइड बाय 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? जनरली तुम ऐसा कर सकते हो 10 एंड 10, तो 120 डिवाइड बाई 35 कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा और फिर पॉइंट को घुमा लो। 120 बाई 35 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3.43। 120 डिवाइड बाई 35 करोगे तो, और फिर ये 10 है तो ये पॉइंट यहाँ डाल दो तो 0.343। ओके सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.343, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.343। डन। ओके सो tan इनवर्स, अब ये इनवर्स हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में हो गया है। तो जैसे कि हमें पता था कि tan 45 होता है से 1, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ से 1। tan मतलब ऐसा समझ, ऐसा होता नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन तुम समझ पाओ इसीलिए बता रहा हूं। ओके कि यहाँ पे 45 डिग्री और ये 1 और ये 10 को तोड़ के हमने यहाँ ले आए तो नीचे आ गया, अब नीचे है उसको ऊपर ले गए, सो इज इक्वल्स टू से tan इनवर्स 1। देखो अगेन बोल रहा हूँ ये होता नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए कि ये कैसे लिखते हैं, सिर्फ समझने के लिए, टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। ओके सो 45 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। ओके वैसे ही अगर हम करें किसे sin इनवर्स 0.5 की वैल्यू क्या है तो क्या आएगी? कितनी डिग्री आएगी? 0.5। वैल्यू डिग्री कितनी आएगी? ये 30 डिग्री है तो यहाँ कितनी डिग्री आएगी? sin इनवर्स 0.5 ऐसे tan इनवर्स वो आ जाएगी अपनी। कौन सी? वो थी ना, आप बना लो।
मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन ये तो आना चाहिए। सर 45 ही आएगी ना। 45 कैसे आएगी? ये क्या किया है, tan इनवर्स 1, उसकी वैल्यू 45 आएगी। मैं कुछ और था, sin 90 तो sin इनवर्स 0.5 कितनी आएगी? उसका sin 90 बना तो sin 0.5 पॉजिटिव हो जाए। अभी बताऊंगा तो ओ हाँ ऐसे करोगे। सर करते हैं ना। हाँ तो करो चलो। क्या है, क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी? तो कितनी डिग्री आएगी भाई, ये नहीं करते थे तुम? साइन 30 इज इक्वल्स टू हाफ, ये वैल्यू है, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू 0.5, सो 30 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.5, तो ये वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ओके Words नहीं है। समझ में आ गया? ओके ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ ऐसे वो ट्रिग्नोमेट्री तो याद रखना पड़ेगा, 10th का ट्रिग्नोमेट्री तो 11 12 दोनों में ही याद रखना है। वो तो याद है पर हाँ इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है। वहां पे भी ऐसे ही गए थे हम, ये इसलिए तो बोला कि ये एग्जांपल तो देखो, यहाँ पे ऐसे ही तो गए थे, tan इनवर्स 1 वैसे। समझ में आ गया? तो अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में तुम्हें निकाल के आनी है वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकाल के आनी है? 1/√3 की वैल्यू निकाल के आनी है। 1/2 की 0.5 होती है। √3/2 की वैल्यू निकाल के आनी है। ओके, और से √3 की वैल्यू 1.71 जो होती है वो याद रखनी है। ओके, 1/√2 की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये सारी ही वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है। तो एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू है 0.7 दिया हुआ है तो वो क्या है भाई, 1.73 दिया हुआ है तो वो क्या है। तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई साइन इनवर्स √3 तो कितनी डिग्री, नहीं, साइन इनवर्स √3 नहीं, √3 की वैल्यू क्या है, मतलब अगर 3 का स्क्वायर रूट निकालो तुम तो क्या वैल्यू आएगी, वो डेसिमल में वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे अभी 1/2 लिखा होता तो शायद तुम मार देते तुक्का के सर 30 डिग्री, लेकिन वो 1/2 नहीं देंगे, वो ऐसे ही देंगे 0.5। समझ में आया? तो ये सारी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, ये कर देना, मतलब √3 की 1.73, सो 1/1. कैलकुलेटर से भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये जो वैल्यू है उसके लिए 10 की डिग्री कितनी होगी, ये वैल्यू के लिए 10 की डिग्री कितनी होगी, अरे वो थी ना 30 होगी। 1/√3 30 और √3 60। ओके हाँ, तो थीटा tan इनवर्स, तो ये आता है 90 डिग्री। अब ये आया वापस, 90 कहाँ से आया, तो वही वापस, तो ये 19 कहाँ से आया, देखो कैलकुलेशन सब इजी है, लेकिन करनी कैसे है। ओके, सो ये 19 डिग्री लाना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमने 19 डिग्री की वैल्यू तो याद रखी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये 0.343 19 डिग्री है। जो मेथड हमें यूज करनी है लॉजिकली वो है लॉग टेबल, लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स। नाम सुना है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि आता है, अब मैं नहीं पूछूंगा। ओके, सो वी विल टेक अ पर्टिकुलर क्लास टू अंडरस्टैंड द लॉगरिथम। मे बी नेक्स्ट क्लास ही ले लेंगे। ओके, टेबल ले आना, परचेस कर लेना, 10-20 रुपीज का मिल जाएगा। हाँ, परचेस करने की जरूरत नहीं है, बुक के पीछे गिवन ही है। हाँ, मतलब कोई भी बुक हो, हमें तो सिर्फ टेबल ही देखना है ना। तो केमिस्ट्री में भी वो यूजफुल होगा, यहाँ भी यूजफुल होगा, और केमिस्ट्री में भी मैथ्स तो आने ही वाला है। ओके, तो लॉग टेबल से ये वैल्यू डायरेक्टली तुम देखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो कितनी है, 19। लॉग टेबल तो आना ही चाहिए। एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, वो लेंथी है, ऐसा नहीं कि इनको ये ना आती हो तो वो करो, ये तो आनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी मेथड भी है, लॉजिकल मेथड है अगेन। क्या कि सपोज जो वैल्यू है उसको तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर
P by Q के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं P by Q के फॉर्म में लिखूं तो वो कितना है, इसे 343 डिवाइड बाई 1000, ऐसा ही होता है। ओके, तो इसको हम और कुछ छोटा करके लिख देते हैं, जैसे कि ये 0 गया तो हम लिख देंगे इसे 34.3 बाई 100। ओके, और अगर एक 0 जाए तो हो जाएगा से 3.43 डिवाइड बाई 10। ओके, तो मैं क्यों ये जा रहा हूं, क्योंकि 343 सेंटीमीटर अगर मुझे ड्रॉ करना हो, मुझे ये ड्रॉ करने वाला हूं मैं ये नंबर, तो 343 सेंटीमीटर तो मैं ड्रॉ करने से रहा 1000 सेंटीमीटर, तो भाई उसको छोटा करो थोड़ा। तो एक एक 0 निकाल दिया, फिर भी 100 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है, और छोटा किया 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, 10 सेंटीमीटर का बेस लेना है। क्या करना है, बेस। सो एक लाइन ड्रॉ की, ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंट, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है, ऐसे कुछ भी ड्रॉ करके ऊपर 10 नहीं लिखना है, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। देन जहां तुम्हारी लेंथ खत्म हुई वहां पर स्केल की हेल्प से एग्जैक्ट इतने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हारा आने से रहा, क्योंकि एग्जैक्ट 3.43 कहां से ड्रॉ करोगे, 3.4 या 3.5 तुम मार दो, 4 मार दो, चलो। सो 3.4 सेंटीमीटर तुमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ओके, पहले ये बेस बना दिया, ऊपर 3.4 सेंटीमीटर बना दिया, अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, एंड फिर वो अपना निकालो प्रोटेक्टर। वो प्रोटेक्टर को यहां रखो, दिस डिग्री इज 19 डिग्री। ओके, समझ में आया। देखो रुको, इसको ऐसे हम करते हैं तो तुम्हें समझ में आया कि करना कैसे। अभी प्रोटेक्टर आएगा। हो गया। देखो यहां से कितना है, 10, ये 10 हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना था, घुमा दो, घुमाना है। ओके, सो ओए 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 अरे उसके बगल में भी कट नहीं, सब स्केल आएगा पड़ेगा। सीधा हो गया, नहीं है नहीं है सीधा। नहीं, एक बार बस मेरे को थोड़ा मोड़ दो हमारी तरफ, एक बार बस हो गया। डन। अब यहाँ से ये 10 हुआ था, यहाँ से मुझे कितना ड्रॉ करना था, 3.43। तो 10.4 1 2 3 और ये 4। डन। ओके, नाउ इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सर वो क्लिक करना पड़ेगा ना ऊपर वाला। हाँ। बहुत बहुत दुविधा है। चलेगा। चलो सर इतना मान लेते हैं। डन। ओके, अब इसको मेजर करना पड़ेगा हमें। देख लो, आ गया, हाँ। आ गया 19.5। सर सर देखो दिखाई दे रहा है 19 डिग्री एग्जैक्ट। सर हमने 3.4 लिया है और हमारी एक्चुअल क्या है, 3.43 है। ठीक है, हमारा 3.419 आ रहा है ना, 3.43 थोड़ी ना 19 आ रहा है। क्या क्या क्या, हमारा 3.419 आ रहा है, 3.4। हाँ हाँ हाँ, वो तो होगा ही, मतलब वो एग्जैक्ट तो हम कैसे ड्रॉ करें, मतलब यहाँ पर भी मिस्टेक है ना। सपोज मैं एक
एग्जैक्ट निकालूं तो वो तो 3.19 के 0.5 आ रहा था पहले तो, ये देखो अभी 19 के ऊपर ही है, 19 के ये 9 देखो यहाँ तो मैं बताऊँ मैं ड्रॉ करके, ये जो है कलर लेना दो अलग से, ये जो है ओ भाई कहाँ गया ओ भाई, ये तो चला गया वो, हाँ ये रहा, इसको बंद कर दो भाई, तो बंद किया तो सब चला गया। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहाँ सपोज 20 है और यहाँ सपोज 19 है, सो यहाँ था यहाँ पे, ओके उससे भी ज्यादा ही था, बट हमने 19 लिखा, तुम 19.1 लिख सकते हो, 19.2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर थोड़ा रफ हो जाएगा वो, ये तो रफली फटाफट निकालना हो, तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो तो, लेकिन हमें तो लॉगरिथम पढ़ना है, सीखना है, ओके हमें एग्जैक्ट 19 डिग्री लेके आने हैं, क्योंकि ये वैल्यू है वहां पर, ओके जो वैल्यू हम बोल रहे हैं दैट वैल्यू विल बी देयर इन दैट, ये वैल्यू वहां पर है ही, सो वो वैल्यू हमें लेके आनी है, सो मे बी नेक्स्ट क्लास ही हम लॉगरिथम का ले लेंगे तो हमें पता चलेगा न्यूमेरिकल्स में। सो देयरफॉर द बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल अबाउट 19 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ 19 डिग्री बन रही है टॉवर्ड्स द ईस्ट, मतलब जो नीचे वो खड़ा है तो ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, मतलब यहाँ पर तो ईस्ट और वेस्ट दो ही होगा, ओके ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ भी होगा, क्योंकि वो खड़ा है तो या तो ईस्ट के साइड में रखेगा या तो वेस्ट के साइड में रखेगा, नॉर्थ और साउथ तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि विंड ही फ्लो हो रही है टॉवर्ड ईस्ट टू वेस्ट, तो टॉवर्ड्स द ईस्ट वो रखेगा 19 डिग्री, दैट इज आवर आंसर। यहाँ पर आई थिंक देखते देखते मुझे ध्यान में आया कि ये जो हमने गिना है वो रिजल्टेंट हमने निकाल दिया है 37, हाँ करेक्ट है सर हाँ वही मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग 37 निकाला क्यों, हमने पूछा तो वो है ना कि लड़का कौन सी डिग्री का वो निकालेगा, तो हमने रिजल्टेंट निकाला क्यों? नहीं, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमें निकालेंगे, देखो द डायरेक्शन ऑफ थीटा दैट मेक आर मेक्स विद द वर्टिकल इज गिवन बाय VW बाय VR, वो तो सही है, हाँ तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर 19 डिग्री वाला निकाल सकते हो ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में यहाँ तो हमें नहीं बोला है, रुको एक मिनट, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, हाँ तो यहाँ पे हमें बोला नहीं है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में ऐसा पूछा ही जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ यस करेक्ट, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड ना करोगे और डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू तो है तुम्हारे पास, 12 और 35 तो वैल्यू है ही, उसको रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ओके बट रिजल्टेंट वेक्टर ये जो निकाला, ये देखो बुक में तो डायरेक्टली बता दिया है, 35 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कर दो और 37, ओके तो ये कल मैंने बताया था, याद करो कल का लेक्चर, जो स्क्वायर रूट निकालनी हो तो स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर ऐसे निकालना है, तो वो कब तुम डायरेक्टली ले सकते हो, जब तुम्हारे बीच में एंगल तुम्हें ना पता हो, जब भी एंगल पता हो तो आज जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 90 थीटा, ओके अभी इसमें केस में 90 था बट cos थीटा, वो वैल्यू हमें यूज करनी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का है, तो अगर एंगल गिवन ना हो तो ये है, अदरवाइज एंगल गिवन हो तो ऑफिशियली टेक्निकली हमें वही यूज करना है, हम बोलेंगे अरे भाई बुक में ऐसा किया है इसलिए मैंने ऐसा किया है, काट देंगे मार्क्स, बोलेंगे कि भाई एंगल गिवन है, एंगल का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, हाँ तुम क्रॉस चेक इजीली कर सकते हो, इसका आंसर 37, उसका आंसर भी 37 ही आना चाहिए, क्रॉस चेक करना हो तो तुम कर सकते हो, ये तो फटाफट कर ही सकते हैं ना, 35 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये तो अभी हमने किया ही था रिजल्टेंट वेक्टर, और वैसे भी देखो इन लोग ने डायरेक्ट लिख दिया है, अब जब आएगा फॉर्मूला सपोज 90 की जगह 60 डिग्री पे हो रहा है रेन, पहले से ये एयर विंड फ्लो हो रही है और रेन टेढ़ा ही आ रहा है, अब वो लोग लिखेंगे VR स्क्वायर VW स्क्वायर प्लस 2 VR VW cos 60, फिर तुम बोलोगे ये सर cos 60 कहां से आ गया, cos 60 आया नहीं, वो तो पहले से था, यहां पर भी उसकी वैल्यू 0 हो गई है इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू तो 0 हो गई थी
कुछ थी नहीं उसकी वैल्यू, तो क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, तो वो पूरी वैल्यू खत्म हो गई। अगर कोई और एंगल होता तो वो वैल्यू यहां पर आती ही, लेकिन 90 डिग्री हो तो तुम डायरेक्टली यही यूज कर सकते हो। तो 90 डिग्री हो तो ये और जो हमने यूज किया वो दोनों सेम ही हो गए, क्योंकि cos 90 तो क्या हो जाता है, 0। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, तो इतना रखते हैं आज। हमने ये न्यूमेरिकल देखा, यू हैव टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल, एंड ये सब हमने देख लिया है ऑलरेडी। यहाँ हमें देखना है, तो हम ये जो वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड और फिर न्यूमेरिकल्स भी है उसके बेस पे, यहाँ तक का तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। आई जे एन दिस ऑल वी हैव सीन दिस, ये जो दो कंपोनेंट निकाले हुए हैं वहाँ से हमें अगेन फर्दर स्टडी स्टार्ट करनी है। ओके, सो अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है, अब तुम देखो कि तुम कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ओके, और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर तुम्हें पीछे एक्सरसाइज में उसके जैसा न्यूमेरिकल दिखे वो भी ट्राई करो। ऐसा नहीं कि सब सारे एग्जाम्पल हो गए उसके बाद वो ट्राई करो। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, बाकी कल।